हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञान धारा स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत प्रथम भाग कक्षा 6, जिसका 10वां पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। नए साम्राज्य और राज्य, यानी इस साम्राज्य को नया क्यों कहा गया है। इससे पहले अनेक साम्राज्य हमने पढ़े हैं। पाषाण काल पढ़ा है, मौर्य काल पढ़ा है, वैदिक सभ्यता पढ़ी है, उनका भी साम्राज्य था। एक विशाल साम्राज्य मौर्य काल हुआ, उसके बारे में भी पढ़ा है। मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद में अनेक छोटे छोटे राज्य बने और उसके बाद एक बार फिर चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का निर्माण होता है। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण होता है। उस गुप्त साम्राज्य में क्या कुछ था, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, कौन कौन राजा हुए थे, उसके बारे में इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे, नहीं कि संपूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य का विस्तार यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। विस्तार से हम एक अलग से सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तक में जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को ही सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी इस पाठ में हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद में अनेक छोटे छोटे राज्य बने और उन छोटे छोटे राज्यों के बाद में एक बार फिर उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य यानी एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इसमें इलाहाबाद का अशोक का स्तंभ है एक, इस स्तंभ में एक गुप्त शासक की जानकारी मिलती है। तो वह गुप्त सम्राट कौन सा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, भानुगुप्त। तो इसमें कौन सा शासक है जिसके बारे में इलाहाबाद अशोक स्तंभ में मिलती है? तो वह है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति के विषय में असत्य कथन बताइए। यानी प्रशस्ति शब्द है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है, उसके बारे में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत शब्द है, यानी प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति में किसी राजा के गुणों के बारे में उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया था। अधिकांश प्रशस्तियाँ आगे आने वाले शासकों के बारे में भी बता देती है। यानी अधिकांश प्रशस्तियाँ हैं वो आगे आने वाले शासकों के बारे में भी बता देती है। तो यहाँ कौन सा कथन असत्य है? संस्कृत शब्द है, सही है, और इसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति यानी किसी राजा के बारे में उसके गुणों का वर्णन करना, उसकी जो जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखना ही क्या है? प्रशस्ति है। गुणों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है, ये भी सही है। गुप्त काल में इसका महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन ये प्रशस्तियाँ आगे आने वाले शासकों के बारे में नहीं बता सकती, ये कथन है वो असत्य हो जाएगा। यानी जितने भी राजा हुए हैं उनके गुणों का वर्णन तो कर सकती है, उसके बारे में जो कुछ भी है वो लिख सकती है, लेकिन आगे आने वाले कौन से शासक होंगे ऐसी भविष्यवाणियाँ वो नहीं कर सकती। तो यहाँ असत्य कथन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, वीणा बजाने वाले राजा थे, यानी गुप्त राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्हीं गुप्त राजाओं में एक राजा थे जो वीणा बजाते थे और सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया है। तो वह राजा कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे। तो इनमें कौन सा है? मौर्य है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त इसको देखकर हम गुप्त में कर सकते हैं, लेकिन ये मौर्य लिख रखा है इसके पीछे, तो यहाँ इसको कट कर दो। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त है, जो वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे, सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? यानी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, वह कौन थे? अश्वघोष, कालिदास, घटखरपर, हरिसेन। तो इसका सही आंसर होगा हरिसेन है, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की कितनी नीतियों व राजाओं का उल्लेख किया है? यानी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन है जिन्होंने समुद्रगुप्त की नीतियां और राजाओं का उल्लेख किया है। तो उनमें कितने प्रकार की नीतियां हैं वो शामिल थी? 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, 7 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो यहाँ 4 प्रकार के राजा और 4 प्रकार की नीतियाँ बताई गई हैं। उनमें कौन कौन से थे? एक तो आर्यावर्त क्षेत्र के जो राजा होते थे, दूसरे दक्षिणापथ के राजा थे, उनके साथ उन्होंने अलग प्रकार की नीति का प्रयोग किया। आर्यावर्त के शासक थे, उनके साथ अलग प्रकार की नीति का प्रयोग किया। दूसरे थे पड़ोसी देशों के साथ उनका व्यवहार है, उनके साथ भी नीतियों का प्रयोग किया। वो कौन सी थी ये हम विस्तार से पढ़ेंगे, वहाँ बताऊंगी। अगला है 4 प्रकार की बताई है, इसका सही आंसर होगा 4 प्रकार है। उन 4 प्रकारों में एक तो हो गया आर्यावर्त, यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यावर्त के राजा थे और उसके साथ नीति अपनाई थी, कौन सी अपनाई थी? दूसरा है दक्षिणापथ के, यानी दक्षिण भारत के शासक थे, कितने थे? उनके साथ कौन सी नीति अपनाई? तीसरा है पड़ोसी देशों के शासक थे, उनके साथ जैसे असम, तटीय बंगाल, नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ भी बोलते हैं इनको, यानी गण राज्यों या संघ राज्यों के साथ है कौन सी नीति का प्रयोग किया था। अगला है चौथा, बाह्य इलाके के शासक, यानी विदेशी जो राजा थे, शक, कुषाण आदि, उनके साथ समुद्रगुप्त ने किस नीति का प्रयोग किया था? यानी हरिसेन ने 4 प्रकार के राजा और उन 4 प्रकार के राजाओं से किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया वो यहाँ पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार की नीति और 4 प्रकार के राजा थे। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वो नीतियाँ कौन कौन सी थी, किस प्रकार के राजा के साथ कौन सी नीति का प्रयोग समुद्रगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यावर्त के कितने राजा थे? यानी आर्यावर्त के शासकों के साथ समुद्रगुप्त ने नीति का प्रयोग करते हुए उनको जीता था, तो वो कितने राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यावर्त के 9 शासक थे, उनको
प्रसव उद्रण यानी बलपूर्वक जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। वो कितने राजा थे? 9 राजा थे। नीति कौन सी थी? प्रसव उद्रण यानी बलपूर्वक मिलाया था, जबरदस्ती उनको जीतकर, उनको हराकर युद्ध में अपने में मिलाया था। तो ये होगी प्रसव उद्रण नीति, आर्यावर्त के शासकों के साथ अपनाई थी। तो इसका सही आंसर है आर्यावर्त के 9 राजा थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के साथ किस नीति को अपनाया? प्रसव उद्रण, आज्ञाकरण, परिणाम आगमन, आत्मनिवेदन। तो यहाँ प्रसव उद्रण यानी आर्यावर्त के राजाओं को बलपूर्वक जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था। ये प्रश्न पीछे बता चुकी हूँ मैं। यहाँ तो ये सरल लगता है, लेकिन जब हम एग्जाम में करते हैं तो इसको हमें याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, तभी याद रहेगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के राजाओं पर भी विजय प्राप्त की, जिनमें कितने शासक थे? 12, 9, 14, 10। आर्यावर्त के कितने राजा थे? 9 राजा थे। और दक्षिणापथ के 12 राजा थे। कितने थे? दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 शासक थे, जिनको समुद्रगुप्त द्वारा विजित किया गया, जीता गया। तो उनके साथ में किस नीति का प्रयोग किया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति का प्रयोग इसने समुद्रगुप्त ने उनके सामने किया था, उनके साथ किया था। यानी दक्षिण के जो राजा थे उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ सामने आकर समर्पण किया और फिर समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कन्योपायन नीति का प्रयोग किन के साथ किया? कन्योपायन यानी कन्यादान करने की नीति का प्रयोग किन शासकों के साथ किया था? तो बाह्य इलाके के शासकों के साथ कन्योपायन नीति का प्रयोग यानी कन्याओं की भेंट करके अपने साम्राज्य को चलाना, इस नीति का प्रयोग बाह्य इलाके यानी कुषाण या शक वंश के जो थे, विदेशी जो शासक थे, उनके साथ कन्योपायन नीति का प्रयोग है वो किया था। कन्योपायन के साथ साथ इनके साथ आत्मनिवेदन और गुरुत्वमंदक नीति का यानी गुरुत्वमंदक यानी स्वय विषय भुक्ति, शासन याचना, इन 3 नीतियों का शकों के साथ या कुषाणों के विदेशी शासकों के साथ, बाह्य शासकों के साथ प्रयोग किया था। किस नीति का? आत्मनिवेदन का, कन्योपायन का, गुरुत्वमंदक नीति का। इन 3 नीतियों का प्रयोग विदेशी शासकों के साथ समुद्रगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत किस उपलक्ष्य में शुरू किया? यानी 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत माना जाता है, जो हिंदी सन है वो विक्रम संवत है। तो उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने की, ऐसा माना जाता है। तो वो शुरुआत क्यों की, किस उपलक्ष्य में की? राजपद प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, कुषाणों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत शुरू की। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पहले शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी गुप्त वंश के पहले शासक कौन से थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो समुद्रगुप्त के पिता थे, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि है वो धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में किस बड़े वंश का उदय हुआ? वर्धन वंश का, चालुक्य वंश का, मौर्य वंश का, सभी का। तो उत्तर भारत में गुप्त काल के बाद वर्धन वंश का उदय हुआ था, जिसके शक्तिशाली सम्राट है वो हर्षवर्धन हुए थे, जो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किससे मिलती है? यानी पहले जो राजा होते थे उनके बारे में जानकारी है वो कई राजाओं के बारे में अभिलेखों से मिलती है, किसी की सिक्कों से मिलती है, किसी के बारे में उनकी जीवनी से मिलती है, और किसी के बारे में उनकी प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन जो राजा थे उसके बारे में जानकारी है वो किससे मिलती है? वो मिलती है जीवनी से। यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखी, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, लाल के, ये यहाँ द्वितीय के, ये यहाँ मिस प्रिंट हो गया, हर्षवर्धन के, उपयुक्त सभी के। तो इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार जीतने की कोशिश की तो किस राजा ने रोक दिया? यानी उत्तरी भारत में वर्धन वंश था, उस समय दक्षिण भारत में भी राजवंश थे, जिनमें पल्लव और चालुक्य राजवंश है वो प्रमुख थे। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी यानी दक्षिण की ओर विजय प्राप्त करने की कोशिश की तो किस राजा ने हर्षवर्धन को रोक दिया? पल्लव राजा ने, बंगाल के शासक ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन द्वितीय का शिलालेख है ऐहोल शिलालेख, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से रोका था। जो चालुक्य नरेश है, वो चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध शासक है वो पुलकेशिन द्वितीय ही है। अगला प्रश्न है, जिस समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन राजा थे उस समय दक्षिण भारत में कौन से राजवंश थे? पल्लव, चालुक्य, केवल चालुक्य, 1 व 2 दोनों। तो यहाँ इसका सही आंसर कौन सा होगा? पल्लव और चालुक्य दोनों है वो दक्षिणी भारत में राजवंश थे, जिस समय उत्तरी भारत में वर्धन वंश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न है असत्य कथन बताइए। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम से कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्यों का राज्य है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल जो व्यापारिक व धार्मिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय पल्लवों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय पल्लवों का नहीं था, चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताइए। कथन 1 पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका। केवल कथन 1 सही है। कथन 1 व 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन है। कथन 1 व 2 दोनों सही है, यानी पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था, हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न है निम्न में से सत्य कथन को छांटिए। भूमि कर महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए थे। सभी कथन सत्य है। तो यानी सभी कथन है वो यहाँ सत्य है, यानी गुप्तकालीन समय में निम्न ये जो बातें हैं कथन है भूमि कर महत्वपूर्ण था उस समय भी पहले की तरह। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, ये भी सही है। और कुछ महत्वपूर्ण पद है वो आनुवांशिक बन गए थे, ये कथन भी सही है। तो यानी सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन समय में सामंत होते थे, उनके विषय में सत्य कथन बताइए। यानी कुछ राजा अब भी पुराने राजा की तरह सेना रखते थे। इनके सेना नायक भी होते थे जिनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। कुछ को भूमि दान जरूर दिया जाता था। इस भूमि से ये कर जुटाते जिसे सेना घोड़ों में युद्ध के लिए खर्चा निकालते थी। सभी कथन है वो सत्य है। यानी गुप्त काल में सामंत होते थे। कुछ सामंत क्या होते हैं, यानी कुछ राजा हैं जो पुराने राजाओं की तरह अभी भी एक सुसंगठित सेना रखते थे जिनमें हाथी घोड़ा रथ घुड़सवार पैदल सभी सिपाही होते थे। और कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। तो इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इनके बदले में इनको कुछ भूमि दे दी जाती थी कि आप इस भूमि पर अन्न पैदा करो, इसे कर प्राप्त करो, उसी से अपना खर्चा चलाओ। तो उस भूमि पर वो अपना खर्चा निकालते थे और अपनी सेना की घोड़ों की युद्ध के लिए खर्चा है वो निकालते थे, बचाते थे, काम चलाते थे, हथियार भी जुटाते थे। तो इस तरह के जो व्यक्ति थे वो कौन होते थे, वो सामंत होते थे। कहीं कहीं ये सामंत क्या करते थे, जहाँ राजा है वो दुर्बल होता था, कमज़ोर होता था, तो ये सामंत है वो स्वतंत्र होने की कोशिश भी करते थे। यानी जो सेना नायक है वो कई दिन से लगातार रह रहे हैं, सेना को रख रहे हैं, उनकी सार संभाल कर रहे हैं और राजा को आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी सेना को वहाँ भेज रहे हैं, तो वो उनके सामंत बन जाते थे, यानी सहयोगी बन जाते थे। और उन सेना के बदले में, सहयोग के बदले में वो उनको वेतन नहीं देते थे। वेतन न देकर क्या करते थे, भूमि है वो दे देते थे कि इस भूमि पर आप कर प्राप्त करो या अन्न पैदा करो, जो कुछ भी करो वो खर्चा आप प्राप्त करो। तो वो उस भूमि पर अधिकार करता था। उनका जो क्षेत्र था, एरिया था, उस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति कौन होता था, सामंत होता था। तो यहाँ सभी कथन है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है जिस समय उत्तर भारत में गुप्त थे उस समय दक्षिण भारत में भी पल्लव और चालुक्य वंश थे। तो उनके विषय में जो असत्य कथन है उसके बारे में हमें बताना है। पल्लव अभिलेखों में सभा का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है जिसे सभा कहा जाता था। जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। ब्राह्मणों की जो संगठन था उसे क्या कहते थे, सभा कहते थे। और ब्राह्मणों के अलावा जो भूस्वामी है उनकी सभा है, जो संगठन है, उसको उर नामक सभा, ग्राम सभा कहते थे। व्यापारियों का संगठन क्या कहलाता था, नगरम कहलाता था। इन सभाओं पर गरीब व ब्राह्मणों का नियंत्रण होता था। तो यानी ये 1 नंबर सही है कि पल्लव अभिलेखों में सभा का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता है। ब्राह्मण भूस्वामियों के अलावा उर नामक ग्राम सभा होती थी। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते थे। लेकिन इन सभाओं पर नियंत्रण है वो गरीब और ब्राह्मणों का न होकर किनका होता था, धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। किनका होता था, धनी, शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण है वो होता था। अगला प्रश्न है दक्षिण के राज्यों में सभा क्या थी, सभा होती थी वो क्या होती थी, राजा की मंत्रणा समिति होती थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, व्यापारियों का संगठन होता था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ ये प्रश्न है वो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो इसको हमें स्पेशल रूप से रटना ही होगा। जब तक हम रटेंगे नहीं, समझते हुए रटना होगा, वैसे नहीं रटना है, समझते हुए रटना होगा। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में उनको हम सही कर पाते हैं, वरना तो हमें कन्फ्यूज रहता है। तो राजा की मंत्रणा समिति सभा नहीं कहलाती थी। ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन होता था वो क्या होता था, सभा होती थी। और व्यापारियों का जो संगठन था वो क्या होता था, वो नगरम होता था। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है वो सभा होती थी। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस टॉपिक का अंतिम और लास्ट प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में
असत्य कथन। हम पढ़ तो गुप्त काल रहे हैं, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ कैसे आ गया? ये ऐसे आया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार हैं, कवि हैं कालिदास, वो गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न यानी 9 उनके कवि हैं, रत्न माने गए हैं, उनमें कालिदास शामिल थे और उस कालिदास द्वारा ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई है। तो ये प्रश्न यहाँ शामिल हो गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास द्वारा रचित है, नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है ये। इसमें राजा अधिकांश ब्राह्मणों, महिला व अन्य लोगों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया है। इसमें एक राजा दुष्यंत और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी है। इसमें एक राजा दुष्यंत है और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इसमें असत्य कथन हमें बताना है। तो असत्य कथन है वो कौन सा है? कालिदास द्वारा रचित नाटक है, सही है। उस समय संस्कृत बोलते थे, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। संस्कृत है वो कौन बोलते थे? अधिकांश राजा और ब्राह्मण है वही संस्कृत बोलते थे। महिला व अन्य लोग है वो संस्कृत न बोलकर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, कर लिया है अभ्यास। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।